नमस्कार साथियों। तो साथियों, आज के इस लेक्चर में हम लोग रासायनिक अपक्रियाओं को देखने वाले हैं, क्योंकि हम सभी लोग कक्षा 10 की विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण, उस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे थे। उसमें हमने क्या किया है, अम्ल क्षार को देख लिया है। आज के इस टॉपिक में क्या करेंगे, आज की टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि अगर अम्ल के साथ किसी पदार्थ की या किसी तत्व की अगर आप क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, वो कैसे क्रिया करता है और क्रिया के साथ साथ क्या मिलता है। तो वही चीजें हम आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो इसकी जो पहली अपक्रिया है उस अपक्रिया का नाम है धातु के साथ अम्ल की अपक्रिया। इसका मतलब यह है कि अगर धातुओं की अम्ल के साथ अपक्रिया कराई जाए तो क्या मिलेगा और अपक्रिया कैसे करते हैं हम। तो देखें तो क्या लिखा है, कह रहा है हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील धातु। हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील धातु की बात कर रहा है, यानी जब कभी भी क्रियाशील की बात हो तो आपका दिमाग तुरंत सक्रियता श्रेणी पे पहुंचना चाहिए। ये जब क्रियाशीलता की बात हो तो सबसे पहले आपका दिमाग सक्रियता श्रेणी पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि क्रियाशीलता का पता हम सक्रियता श्रेणी के माध्यम से ही लगा सकते हैं कि कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। तो हमने क्या किया, हमने एक शॉर्ट फॉर्म एक लेके आए हैं सक्रियता श्रेणी को, जो सक्रियता श्रेणी को लेके आया हूं। तो हम चलिए देखते हैं कि हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील धातु कौन है। तो देखा जाए यहाँ पे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की जो नीचे है वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है। क्या है, वो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है। तो देख लिया हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील का मतलब क्या कि हम इस अपक्रिया में जो भी बात करेंगे सभी बातें हम हाइड्रोजन के ऊपर तत्व जो है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। वही लिखा है कि हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील धातु किसी भी अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो हम चलिए देखते हैं क्या है। मान लेते हैं हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय जो होगा, हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय धातु की हम लोग क्या करते हैं, जब अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं, जब अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, तो अपक्रिया के साथ लवण बनता है। लवण ले लिए और कह और साथ ही में हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसे क्या पता चला कि जब हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय धातु की अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो अपक्रिया के बाद में लवण मिलता है और लवण के साथ साथ हमको हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो जो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है वो इसको हमने क्या किया, संकेत के रूप में लिख दिया। अब इसी के अनुसार हमें चलना है। तो हम चलिए देखते हैं कि सक्रिय धातु यानी हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय कौन है, यानी हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय धातु इसमें कौन है। तो देखा जाए हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातु है सभी हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय है। तो हम क्या करते हैं, चलो हम जिंक को ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जिंक को ले लेते हैं। हम जिंक को लेते हैं और जिंक की अपक्रिया किसे कराते हैं, हम जिंक की अपक्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से। किससे, अम्ल से कराएंगे। कौन सा, हम सल्फ्यूरिक अम्ल ले रहे हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। इसकी अपक्रिया जब हम लोग कराते हैं तो क्या मिलता है। तो पहली बात क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो क्या करिए, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को निकाल दीजिए। हाइड्रोजन गैस हमने निकाल दिया। अब क्या बचा, आपको हमें लवण निकालना है। क्या निकालना है, लवण। तो देखिए लवण कैसे बनेगा, देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकल चुका है, हाइड्रोजन निकल चुका है। यहाँ क्या बचा है, सल्फेट बचा है, इधर जिंक बचा है। अब क्या करेगा, सल्फेट और जिंक आपस में जुड़ करके क्या बना देंगे, लवण बना देंगे। अब देखिए कैसे जुड़ेंगे, कैसे बनेगा सूत्र। तो देखा जाए जिंक जो होता है तो जिंक पे +2 चार्ज होता है और जो सल्फेट होता है सल्फेट पे -2 चार्ज होता है। जब दोनों पे चार्ज सेम होता है तो डायरेक्ट जुड़ जाती है और कुछ नहीं लिखाता है। तो सीधे बन जाएंगे, क्या बनेंगे, ये बन जाएंगे ऐसे, जिंक सल्फेट ऐसा लिखा है। तो यही क्या होगा, जिंक सल्फेट यहाँ पर बन जाएगा। तो हमने देख लिया कि अगर हम हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातुओं को अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। अब क्या देखते हैं, चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल हमारा पहला था, हमको दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो देखा जाए तो जो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से ऊपर
ढेर सारे तत्व हैं, उनमें से हम ले रहे हैं किसको, आयरन को। इनमें से हम आयरन को ले रहे हैं कि चलो देखते हैं कि आयरन की जब अपक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या होता है। तो चलिए लेते हैं एग्जांपल मिले आयरन। आयरन ने Fe, इसकी अपक्रिया करा रहे हैं HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। इसकी अपक्रिया हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने वाले हैं। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले इस पे जाइएगा नजर आपका, सक्रिय धातु हमने ले लिया, अम्ल भी ले लिया। अब अपक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, पहले गैस निकाल लेते हैं। तो गैस को हमने निकाल दिया क्योंकि यहाँ पर जो H गैस है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर बचा है आयरन और क्या बचा है, क्लोरीन। अब चलिए देखते हैं कि आयरन और जो क्लोरीन आपस में एक यौगिक बनाएंगे तो कैसे यौगिक बनाएंगे। तो देखा जाए तो जो आयरन होता है, तो आयरन पे +2 चार्ज होता है। क्या होता है, +2 चार्ज होता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। क्या होता है, -1 चार्ज होता है। तो यहाँ का 2 नीचे लिख देंगे, यहाँ का 1 नीचे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, त्रिज्या गुणा करेंगे। जब त्रिज्या गुणा करते हैं तो क्या होगी, यह फी का अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, Fe बनेगा। और क्लोरीन को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। तो हमने देखा कि जब आयरन को और क्लोरीन को आपस में मिलाकर एक यौगिक बनाते हैं तो कैसे बनता है, तो बनता है FeCl2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिख देंगे FeCl2। तो क्या है, तो देखा जाए तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस निकल के ये क्या हो गया, लवण हो गया। तो ये लिखा है, जब सक्रिय धातु को अम्ल के साथ क्रिया कराया तो Fe यानी आयरन सल्फेट लवण बना है और क्या मिला है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो हमने देख लिया। अब चलिए एक ऐसे और ढेर सारे एग्जांपल देखते हैं। और हम क्या ले रहे हैं, अब इसके ऊपर कोई दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर और कौन कौन तत्व हैं। बहुत ढेर सारे तत्व हैं। तो अब की बार हम क्या करते हैं, अब की बार हम सोडियम को ले रहे हैं, यानी कि देखते हैं कि जब सोडियम को अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तब क्या होता है। तो हमने क्या लिया, अम्ल सोडियम ले लिया, क्योंकि सोडियम जो है हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है। तो हमने क्या किया, सोडियम ले लिया। सोडियम की अपक्रिया हमने क्या करा दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कर दिया, HCl से, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कर दिया। अब क्या करेंगे, पहली बात इसमें से हम हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे। क्या कर देंगे, हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे। हाइड्रोजन गैस निकाल दे। अब क्या बचा, तो देखा जाए यहाँ पर क्या बच रहा है। तो अब देखें तो यहाँ पे क्या बचा, हाइड्रोजन तो निकल गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ पर सोडियम बचा, यहाँ पे क्या बचा, क्लोरीन बचा। अब चलिए देखते हैं कि सोडियम और क्लोरीन आपस में यौगिक कैसे बनाते हैं। तो देखा जाए जो सोडियम होता है, सोडियम पे +1 चार्ज होता है, जो क्लोरीन होता है क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। और हमने क्या बताया, जब दोनों पर चार्ज सेम हो तो क्या करते हैं, केवल डायरेक्ट जुड़ जाते हैं और उसमें कुछ नहीं होता। तो क्या है, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, Na इधर से Cl आ जाएगा, क्योंकि कह रहा हम भी तुम्हारा जितना तुम उतना हम हैं, हम दोनों बराबर, क्या करें आपस में जुड़ जाते हैं केवल, और कुछ नहीं होता। यहाँ पे क्या बचा, जब सोडियम और क्लोरीन का आपस में यौगिक बनाते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है NaCl। NaCl हो गया, ये देख लिया। और हम क्या करते हैं, और अगला एग्जांपल ले लेते हैं और कोई। तो हमने यहाँ पे क्या कह रहा था कि हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील, तो अगर हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील हम अगर तत्व ले रहे हैं, धातु ले रहे हैं, अगर उस धातु को अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, तो अपक्रिया के बाद लवण मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है। और एग्जांपल और हम ले रहे हैं, एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कॉपर का। क्या करते हैं, कॉपर का एग्जांपल हम लेते हैं। तो हम ले लेते हैं कॉपर। तो कॉपर की जब क्रिया हम HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो क्या होगा, आप लोग बताइए क्या होगा। कॉपर की जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, कमेंट करके बताइए। देखते हैं कौन कौन अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील। तो अब देखते हैं कॉपर कहाँ है, कॉपर तो हाइड्रोजन से नीचे है। पहली बात, ये जो क्रिया है तो जो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील, जो कॉपर है तो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील, कम क्रियाशील। और दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखिएगा, हमने सक्रियता श्रेणी में बताया था कि कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु को हटा नहीं पाती, यानी हाइड्रोजन देखा जाए तो अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम है।
तो हाइड्रोजन जो अधिक क्रियाशील है तो Cl के साथ जुड़ा है, तो कॉपर के पास इतनी पावर नहीं है कि हाइड्रोजन को हटा सके। तो देखा जाए तो ये सब क्रिया संभव ही नहीं, जो अपक्रिया में लिखा है अपक्रिया संभव नहीं है, ये अपक्रिया नहीं हो सकती, यानी नो रिएक्शन, ये नो रिएक्शन। और अगर बात करें तो हमने देख लिया, और अगला क्या देखते हैं, अगले हम अपक्रिया देखते हैं कि अम्ल के साथ अगर हम भास्म की यानी क्षारक की अपक्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो अगर बात करें अम्ल के साथ क्षारक, तो क्या लिखा कर कि अम्ल के साथ अगर क्षार में क्षारक यानी अम्ल के साथ क्षारक या क्षार की अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। क्षार भी रख सकते हो, रहने क्षार ही रखो। यानी अम्ल के साथ अगर क्षार की अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा और अपक्रिया कैसे होगी, चलिए देखते हैं। और इस अपक्रिया को नाम क्या है। तो देखा जाए तो कह रहा है कि यदि किसी अम्ल के साथ किसी बाहरी क्षार की अपक्रिया होती है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है, और इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह कह रहा है कि अगर आप अम्ल ले रहे हैं और अम्ल के साथ में अगर आप क्षार की अपक्रिया कराते हैं, क्षार का मतलब क्या हो गया भास्म, भास्म मतलब बेस, यानी आप अम्ल को क्षार के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या होगा। तो वही कह रहा है कि भास्म के साथ अपक्रिया होती है तो लवण तथा जल बनता है, तो ये देते हैं लवण और क्या बनता है प्लस में जल बनता है, क्या बनता है जल बनता है। तो चलिए हम क्या करते हैं इस एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, तब आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो हम एक अम्ल ढूंढते हैं, अम्ल क्या है, कोई अम्ल लेते हैं, अम्ल में मान लेते हैं सबसे इजी ले रहे हैं HCl ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया हमने, क्या किया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने ले लिया। अब इस अम्ल की क्या करते हैं क्षार के साथ अपक्रिया कराते हैं, क्षार क्या होगा, क्षार क्या होगा, क्षार मतलब क्या है जिससे हमको हाइड्रोक्साइड मिलता है तो क्षार कहते हैं। तो हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो इसमें OH है, OH है इसका मतलब क्या है क्षार है, यहाँ पे H है केवल, ये क्या है अम्ल है, बताओ। अब देखिए इन दोनों में अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो अपक्रिया हम करा रहे हैं। तो देखा जाए जो ये HCl है तो HCl टूट जाता है दो में, ये टूटेगा तो बनाएगा हाइड्रोजन आयन, और एक दूसरा क्या बनाएगा क्लोरीन बनाएगा, क्या बनाएगा क्लोरीन बनाएगा। और इसमें देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो ये टूटता है तो सोडियम प्लस आयन और हाइड्रोक्साइड माइनस आयन बनाता है। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, जो विपरीत चिन्ह वाले हैं तो आकर्षित होते हैं, सॉरी विपरीत चिन्ह वाले आकर्षित होते हैं और सेम चिन्ह वाले दूर दूर हटते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्लस वाला है तो माइनस वाले के पास जाना चाहता है और माइनस वाला प्लस वाले, अगर प्लस प्लस होंगे तो दूर भागेंगे, अगर माइनस माइनस होगा तो क्या होगा दूर भागेंगे। जैसे बेस्ट एग्जांपल देखो, लड़के क्या करते हैं लड़कियों की तरफ जाना ज्यादा पसंद करते हैं और लड़कियां क्या करती हैं लड़कों की तरफ जाना ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि विपरीत लेंगे हम। अगर देखा कभी आपने देखा है कि लड़के लड़के की तरफ भाग रहे हो, ऐसा कभी नहीं, लड़के लड़के दूर भागना चाहते हैं और लड़के लड़के आपस में आना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि विपरीत विपरीत लिंग वाले आपस में आ जाते हैं। वहीं पे यहाँ क्या होगा, यहाँ पे कि जो प्लस वाला है तो माइनस वाले के पास जाएगा और माइनस वाला प्लस वाले के पास जाएगा। तो देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो सोडियम है क्या है, यहाँ पे जो सोडियम है और क्लोरीन है, क्या है सोडियम और क्लोरीन, तो सोडियम पास देखा जाए प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, क्योंकि ये इसके साथ ऑलरेडी पहले से रह चुका है, इससे मन उब जाएगा, इसका मन उब चुका है, ये भी दोनों साथ में रह रहे थे जिनका भी मन उब चुका है, तो क्या करेंगे अब दूसरे के साथ रहना ज्यादा पसंद करेंगे। तो क्या कर रहे हैं सोडियम जा रहे हैं क्लोरीन के पास, जब सोडियम क्लोरीन के पास जाता तो क्या बनता है NaCl बनता है, तो क्या बन गया NaCl बन गया। अब देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा है OH, यहाँ क्या बचा है बल्ली NaOH और क्या बचा है H बचा है, इस पर प्लस चिन्ह है इस पर माइनस, तो ये क्या करेंगे ये अभी आपस में मिलना चाहेंगे,
मिलेंगे तो क्या बनेंगे, यहाँ हाइड्रोजन कितना, एक और दो, ये दो हाइड्रोजन, दो लिख दिया, और क्या है वो, क्या बन गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, सॉरी। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा जल। तो हमने देखा कि जब अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो लवण का निर्माण होता है, और लवण के साथ साथ जल का निर्माण होता है। और हम चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमने ले लिया एक दूसरा अम्ल लेते हैं, अम्ल का नाम क्या है, H2SO4, H2SO4 ले लेते हैं, और एक क्षारक ले लेते हैं, क्षारक में ले लेते हैं हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हम अम्ल में लेते हैं H2SO4 को, और क्षारक में लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। तो देखा जाए तो क्या होगा, जो H2SO4 है ये टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन बनेगा, ये टूटेगा तो क्या करेगा, SO4 बनाएगा -2, ये बन जाएगा। और यहाँ पे जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये टूटेगा, क्या करेगा, एक बनाएगा पोटेशियम प्लस, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हाइड्रोक्साइड बना लेगा, क्या करेगा, बना लेगा। तो देखा जाए ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, अब बदला, क्योंकि इनका इनके साथ मन उब गया था, ये क्या इनका दोनों के साथ रहते रहते मन उब चुका था, तो ये क्या करेंगे, ये इनके साथ रहना लगेंगे, इनके साथ रहने लगेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, -2, यहाँ पर क्या है +2, तो क्या होगा, ये जब मिलेंगे तो मिलेंगे, क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा K है तो K, इनके पास 2 है तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या है SO4 बन जाएगा। तो ले लेते हैं इसको, बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट। और देखा जाए तो अब ये दोनों बच गए हैं, अब क्या बचेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा ये अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाए, लवण बनाए, और क्या बनाए, जल बनाए। और एक बात और ध्यान रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो इस क्वेश्चन को जानते हुए भी आप छोड़ के चले आएंगे, जानते हुए भी छोड़ के चले आएंगे, क्योंकि वहां पर अम्ल के साथ क्षार की अपक्रिया ऐसा लिख के नहीं आएगा। चलिए हम बताते हैं क्या लिखकर आएगा। देखो, अम्ल और क्षारक के साथ क्रिया करके क्या बनाए, लवण बनाए और जल बनाए, और जो इस अभिक्रिया का नाम है उसको कहते हैं उदासीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उदासीकरण, याद रखिएगा, जो ये नाम है इसका उदासीकरण अभिक्रिया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उदासी कहेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रक्रिया आता है, इसको लिख करके आप इसको ऐसे दिखा देना है। तो याद रखिएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये याद रखिए, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी अगला जो अभिक्रिया वो क्या है। तो अब अगली अभिक्रिया जो है, कह रहा है कि धातुओं के साथ कार्बोनेट, धातुओं के साथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, कि जब धातुओं की कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, धातुओं की कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया जब अम्ल के साथ करवाते हैं तो क्या होता है। चलिए हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। यदि धातुओं के साथ कार्बोनेट, धातुओं के साथ कार्बोनेट मतलब क्या होगा, धातुओं के साथ कार्बोनेट मतलब धातु
कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट, इसका मतलब यह है। क्या कह रहा है कि जब धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाते हैं, किसके साथ? अम्ल के, तो क्या होता है? तो वही लिखा है, यदि धातुओं के साथ कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट, ऐसे में इसके पूरी जगह में आ नहीं पाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा कम करके लिखते हैं। तो इसका मतलब यह है धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट की बात कर रहा है। धातु कार्बोनेट के साथ भी आ सकता है और बाइकार्बोनेट के साथ भी आ सकता है, यानी देते हैं शॉर्टकट में क्योंकि जगह स्पेस नहीं है। तो धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, जब इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं अम्ल के साथ, किसके साथ? अम्ल के। कह रहा है कि धातु के साथ में कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, यदि धातु के अभिक्रिया कार्बोनेट से कराएंगे या धातु के साथ में बाइकार्बोनेट लेकर के अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। तो क्या होता है? लवण तथा जल का निर्माण होता है और साथ ही में CO2 गैस निकलती है, CO2 गैस, यानी इसको इरेज कर देते हैं हम। क्या होती है? CO2 गैस निकलती है। ये कह रहा है कि धातु के साथ में कार्बोनेट ले ले या धातु के साथ में बाइकार्बोनेट ले ले, और जब इसको अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण निकलता है और जल बनता है और इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो चलिए आपको मैंने ये बताते हैं कार्बोनेट का मतलब क्या होता है और बाइकार्बोनेट का मतलब क्या है। तो देखा जाए जो कार्बोनेट होता है, क्या होता है? कार्बोनेट। तो कार्बोनेट को लिखते हैं CO3, क्या लिखते हैं? CO3। यानी जो कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट को लिखते हैं CO3 से, इस पे चार्ज होता है तो -2 चार्ज होता है। क्या होता है? -2 चार्ज होता है। और क्या लिखा है? बाइकार्बोनेट। तो एक होता है बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट का एक दूसरा नाम भी है, उसको कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखो जो बाइकार्बोनेट है, तो बाइकार्बोनेट का एक दूसरा नाम भी है, कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में दे देगा आपने तो बाइकार्बोनेट पढ़ के गए होंगे और लिख के दे देगा हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो वहां पे क्या हो जाएगा? आप हो जाएंगे कंफ्यूज। क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाइकार्बोनेट लिखे या हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखे, दोनों का मतलब सेम है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है HCO3, यहाँ पर माइनस आएगा। क्या होता है? HCO3 माइनस। तो आपको उम्मीद करते हैं कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में अंतर समझ में आ गया, अंतर समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, एक बार धातु के साथ इसको ले लेंगे, इसके बाद इसको ले लेंगे, वही लिखा। तो क्या करते हैं हम, चलिए पहले हम इसको इसके साथ लेते हैं धातु। क्या लिखा है? धातु कार्बोनेट। कार्बोनेट तो ये हो गया, धातु में ले लेंगे कोई धातु में, जैसे ले लेते हैं सोडियम को। क्या लेते हैं? सोडियम को ले लेते हैं। तो देखो आपको बता देते हैं, यहाँ पे बता देते हैं। देखो यहाँ पे कार्बोनेट पे चार्ज कितना है? कार्बोनेट पे चार्ज है CO3-2, और क्या है? सोडियम। हम धातु के ले रहे हैं, सोडियम ले रहे हैं। तो सोडियम पे देखा जाए, सोडियम पे +1 चार्ज होता है, तो +1 आ जाएगा यहाँ, यहाँ का -2 आ जाएगा यहाँ। जहाँ त्रिज्या गुणा कराएंगे, जब सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सोडियम 2 हो जाएगा, और CO3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? तो CO3। तो ये क्या है? हाइड्रोजन एक धातु है और CO3 एक कार्बोनेट है। तो धातु को कार्बोनेट को मिला दिया
तो क्या बना, धातु कार्बोनेट बना। धातु कार्बोनेट, इसका नाम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो चलिए हम इसको सही लिखते हैं। तो हमने क्या लिया, हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसकी अब क्रिया करवाते हैं किससे, अम्ल के साथ। और अम्ल कौन सा ले रहे हैं, अम्ल कौन सा ले रहे हैं, अम्ल बहुत सारे हैं, H2SO4 है, HCl है, हम क्या लिखते हैं, HCl लिखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमने क्या लिया, धातु लिया और कार्बोनेट, धातु जो कार्बोनेट मिला दिया क्या बन गया, धातु कार्बोनेट बन गया। इसका पूरा नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट की अम्ल के साथ अब क्रिया कराते हैं तो इसे देखते हैं क्या होता है। तो पहले क्या बनेगा, अम्ल बनेगा, सॉरी क्या बनेगा, लवण बनेगा। तो लवण बनाते हैं, तो यहाँ जो टूट जाएगा ये क्या होगा, ये दो भागों में टूटेगा, एक बन जाएगा सोडियम बनेगा, एक क्या बन जाएगा, CO3। क्या बन जाएगा, CO3 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा एक हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लोरीन। तो ये सोडियम क्या करेगा, ये सोडियम चला जाएगा क्लोरीन के साथ, क्या जाएगा, सोडियम क्लोरीन के साथ मिल जाएगा, तो मिलकर क्या बनाएगा, बनाएगा NaCl। क्या बना दिया, NaCl, NaCl बन गया। अब देखिए इन दोनों का काम हो गया खत्म, इन दोनों का काम हो गया खत्म। अब यहाँ पे क्या बचा, CO3 बचा है और H बचा है, क्या बचा है, H। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे एक ऑक्सीजन ले लेगा, इससे एक ऑक्सीजन ले लेगा। जब इससे एक ऑक्सीजन ले लेगा तो क्या बन जाएगा, बना लेगा जल। क्या बना लेगा, जल बना लेगा। जल कैसे बनाएगा, चलिए दिखाते हैं, वो भी दिखा देते हैं। जब यहां से ये ऑक्सीजन लेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल तीन ऑक्सीजन थे तो कितना बचेगा, 2 ऑक्सीजन बचेगा, और एक ऑक्सीजन चला गया यहाँ। यहाँ क्या करेगा, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में प्लस चार्ज होता है, यहाँ क्या है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। क्या होता है, -2 चार्ज होता है। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। ये क्या करेगा, माइनस वाला 2 यहाँ जाएगा, यहाँ वाला 1 यहाँ जाएगा। अब क्या करेगा, तिर्यक गुणा करेगा। जब तिर्यक गुणा करेगा तो H को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, H2 बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या होगा, H2O बन गया, वही H2O यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे क्या बचा, यानी देखो ये ऑक्सीजन ले लिया, ये हाइड्रोजन निकल गया। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, CO2 बचा है, CO2 यहाँ जाएगा। अब क्या, कोई कठिन लग रही है, बहुत ईजी है, यानी बहुत ईजी है। आपने देखा कितना ईजी है, थोड़ी भी कठिन लग रही है आपको, क्योंकि इतनी ही जीरो लेवल से बता रहा हूँ, जीरो लेवल से बता रहा हूँ। अब हमने देखा, पहले लिया था धातु कार्बोनेट, अब क्या लिखेंगे, धातु बाइकार्बोनेट लिखेंगे। क्या, धातु बाइकार्बोनेट। इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट। अब क्या लेते हैं, अब लेंगे धातु बाइकार्बोनेट। क्या लेंगे, धातु बाइकार्बोनेट। तो हमने पहले भी सोडियम क्या लिया था, सोडियम लिया था, अब फिर भी सोडियम ले लेंगे। तो अब सोडियम ले रहे हैं, सोडियम प्लस चार्ज होता है। आप क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट ले रहे हैं। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे लिखा जाएगा, HCO3, इस पे -1 चार्ज होता है। यानी जब हमने क्या बताया, जब दोनों के पास बराबर चार्ज होता है तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं और कुछ नहीं होता। ये सोडियम और ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जुड़ करके क्या बनेंगे, Na, ये आगे जुड़ जाएंगे HCO3। फिर ले लेते हैं एग्जाम्पल में, NaHCO3 आपस में मिल गए। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर धातु कार्बोनेट की क्रिया करा, अब क्या कर रहे हैं, धातु और बाइकार्बोनेट लेकर करा रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अम्ल लेते हैं। क्या करेंगे, अम्ल लेंगे। तो अम्ल कौन सा ले रहे हैं, यहाँ पर हमने HCl लिया था, यहाँ पर भी HCl ले रहे हैं। तो हमने HCl यहाँ पर भी ले लिया, अब क्रिया करवाया। अब सोडियम किसके साथ जाएगा, सोडियम जाएगा क्लोरीन के साथ। जब सोडियम क्लोरीन के साथ जाएगा तो बन जाएगा NaCl, बन गया NaCl बन गया। यानी इनका काम खत्म हो गया, इनका काम खत्म हो गया। अब क्या करेगा,
एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, और ये इसमें का एक ऑक्सीजन ले लेगा, इसका एक ऑक्सीजन ले लेगा। जब एक ऑक्सीजन क्या है, दो हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन ले लिया, क्या बन गया, जल बन गया। जल यहां निकल आएगा। अब क्या बचा, ये तीनों निकल गए, इधर पूरा काम। यहाँ क्या बचा, 3 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन ये ले लिया, कितना बचा, 2 ऑक्सीजन बचे। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ कार्बन और 2 ऑक्सीजन, क्या हो गया, इसको हम क्लियर करके लिख देते हैं। क्या बचा, सोडियम बाइकार्बोनेट HCl से अपक्रिया करा, आ गया। देखो सेम है कि नहीं है, तो वही लिखा है कि धातु के साथ कार्बोनेट लो या धातु के साथ में बाइकार्बोनेट, अगर इन दोनों में किसी एक को ले लो, उसके बाद अगर अम्ल के साथ क्रिया कराओगे तो लवण मिलेगा, जल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, बस यही मिलेगा। इसका नाम लिख देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, लिख देते हैं बाइकार्बोनेट। क्या जब अम्ल की क्रिया कराया तो नहीं बन गया। अब लास्ट क्रिया बच्ची ये क्या है, क्या कि जब अम्ल के साथ में धात्विक ऑक्साइड की क्रिया, जब अम्ल के साथ में धात्विक ऑक्साइड की क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो देखा जाए तो लिखा है धात्विक ऑक्साइड की अम्ल के साथ क्रिया कराने पर लवण बनता है और जल का निर्माण होता है। तो हम चलिए देखते हैं, धात्विक ऑक्साइड ले लेंगे, धात्विक ऑक्साइड, जब धात्विक ऑक्साइड के साथ में क्या ले लेंगे, अम्ल ले लेंगे, अम्ल ले लेंगे। उसके बाद अगर आप क्रिया कराते हैं तो क्या मिलेगा, लवण मिलेगा और जल मिलेगा, लवण प्लस जल। हम क्या कह रहा है, जब धात्विक ऑक्साइड को अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या लवण मिलेगा, जल बनेगा। धात्विक ऑक्साइड मतलब क्या हो गया, जिसमें धातु हो और ऑक्सीजन हो, जब धातु और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बनता है, धात्विक ऑक्साइड बनता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम क्या है, एक धातु है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन। जब धातु और ऑक्सीजन जुड़ गए क्या बन गया, धात्विक ऑक्साइड बन गया। किससे क्रिया कराते हैं, अम्ल से। अम्ल लेते हैं HCl, क्या लेते हैं, HCl लेते हैं। तो देखा जाए कि Cl है तो Cl चलाएगा कैल्शियम के पास, इसके पास कैल्शियम के पास, तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ क्या बचा, H है, यहाँ पर O, HO मिलकर क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। तो हमने देख लिया कि धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल कैसे बनते हैं। तो आप इतना नोट करिए और इसके बार बार रिवीजन करिए, बार बार बिना देखे रिवीजन करिए। एक बार लिखिए उसके बाद बिना देखे रिवीजन करिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्रियाएं हैं, इस क्रियाओं से आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग मेहनत से इसको तैयार करेंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिए और नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, नहीं तो नोट्स नहीं बनाएंगे तो नंबर अच्छे नहीं ला पाएंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।